वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जियोग्राफी के नवीनतम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं पहुंच चुके हैं, आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं तो आप पास हो गए हैं, आप मान करके चलो, ठीक है। अब आप पढ़ाई शुरू कर दो किसकी? सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है जियोग्राफी में, मैं आपको बताऊंगा। आप बीए में हो, बीएससी में हो, अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है, तो आपको ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, यानी कि मानव भूगोल पढ़ना पड़ता है। मानव भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं या कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में संकलित किए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यानी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, और उन टॉपिक को भी चिन्हित करवा दूंगा जो टॉपिक से परीक्षा में पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके लिए यही सेम सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आप में यही सिलेबस यानी कि मानव भूगोल ही पढ़ना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी में। तो आइए चर्चा करते हैं। तो विश्वास करके आप आसानी से पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत ही आसानी से पढ़ा और आपके अच्छे अच्छे अंक आएंगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, पहला आपका जो पेपर है, मतलब कि पहला जो चैप्टर है, उसमें क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में आपको मानव भूगोल के बारे में जानना है। मानव भूगोल का अर्थ आप समझेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, आपको मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में आपको जानना है। वैसे मैं अगर बताऊं, अगर आपको इन सभी मतलब कि चैप्टर से रिलेटेड मॉडल पेपर वीडियोस, महासंग्राम वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत पहले से, आप उनको देख लीजिएगा 2023 में जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, मीनिंग, डेफिनिशन, नेचर एंड स्कोप, ये मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। यानी कि मानव भूगोल का हमको मीनिंग समझना है, मानव भूगोल की डेफिनिशन जानना है, मानव भूगोल का नेचर यानी प्रकृति समझना है, और स्कोप यानी विषय क्षेत्र समझना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है। इसके बाद में दूसरा चैप्टर आएगा आपका। दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल का विकास पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास कैसे कैसे हुआ, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में समझेंगे। आप प्रथम सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, यानी कि आप जो है भौतिक भूगोल के बारे में प्रथम सेमेस्टर में जान चुके हैं। तो भूगोल के दो पक्ष, एक मानव और एक भौतिक, मतलब कि भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो आप भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें मानवीय पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे, मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। विभिन्न विद्वानों की क्या क्या भूमिका रही इसमें, उसको समझेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलुओं को समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जियोग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप जान लीजिए कि जियोग्राफी चुटकियों में हल हो जाएगी। मतलब जियोग्राफी का जितना भी आपको, मतलब जियोग्राफी में कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तीसरा चैप्टर आपका आएगा मानव और वातावरण का संबंध, यानी कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं। मानव और वातावरण के संबंधों से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और विद्वानों ने दिए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें चौथे चैप्टर में हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, नव निश्चयवाद क्या है, प्रसंभववाद वाद क्या है, यानी कि डिटर्मिनिज्म थियरी, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म। तो ये 4 सिद्धांत जो हैं, इन चारों सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इन चारों से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इन चारों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथा चैप्टर। और ये जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा में हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका जो चौथा चैप्टर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब तीसरा जो चैप्टर है और चौथा चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो यहाँ से बहुत ही प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ पर यहाँ से प्रश्न ना आया हो। आगे देखेंगे, पांचवा प्रश्न है आपका, मतलब पांचवा टॉपिक आपका है, पांचवा जो आपका जो है चैप्टर है वो कौन सा है, जनसंख्या का वितरण और विश्व प्रतिरूप। जनसंख्या पूरे संसार में या पूरे भारत में, मतलब पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे फैली हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न, यानी कि विश्व प्रतिरूप जो है उसके बारे में समझेंगे क्या होता है। और जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ है पूरे संसार में, कहाँ पर सघन, कहाँ पर विरल जनसंख्या है और क्यों है ऐसा, उसके बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं। फिर छठे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे विश्व प्रवसन के बारे में, ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। विश्व में लोग कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पर गए हैं, प्रवासी, उत्प्रवास, आप्रवास, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा
सातवां चैप्टर आपका है, 7वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनाधिक्य के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या की अधिकता कैसे होती है, क्यों होती है, किस एरिया में ज़्यादा जनसंख्या होती है, जनसंख्या घनत्व वगैरह के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। न्यून जनसंख्या की अवधारणा और जनाधिक्य की अवधारणा दोनों को समझेंगे। इसमें माल्थस की थ्योरी हम समझेंगे बेसिकली। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन दोनों को मैं विस्तार समझूंगा इकाई मतलब कि चैप्टर नंबर 7 में। फिर जो है चैप्टर नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है, मानव अधिवास के बारे में पढ़ना है। मानव अधिवास कितने प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिवास की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिवास का आकार कैसा उसको समझेंगे। मानव अधिवास का वितरण कैसे है इसको समझेंगे, यानी विस्तार से मानव अधिवास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ग्रामीण आवास से लेकर के शहरी आवास तक मैं बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स के टाइप, इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मैं चर्चा करूंगा ह्यूमन सेटलमेंट के, मानव अधिवास के। इसके बाद में 9वां जो चैप्टर आपका है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, 9वें चैप्टर में हम भवनों के प्रकार और उनका वितरण देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भवन है, जो मकान है, वो कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं, उनको मैं समझूंगा विस्तार से। इसके बाद में 10वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रिमिटिव इकोनॉमी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन अर्थव्यवस्था कैसी रही है उसके बारे में, मतलब प्राचीन समय में लोग किस तरीके से अपनी जो है इकोनॉमी को मैनेज करते थे उसके बारे में हम बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। शिकार खेलते थे, फिर कृषि का विकास हुआ, धीरे धीरे करके कैसे कैसे विकास हुआ, उन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 11वें चैप्टर में प्राचीन और आधुनिक कृषि के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन यानी कि प्राचीन समय में कैसी कृषि होती थी, प्रिमिटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, प्राचीन समय में कृषि किस तरीके से होती थी और आधुनिक समय में कृषि कैसे होती है, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे बारीकी के साथ। इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा आपका, 12वां चैप्टर है सांस्कृतिक परिमंडल और सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि कल्चरल जो है कल्चरल रील्म्स एंड कल्चरल रीजन्स दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिमंडल जो है विश्व का और सांस्कृतिक प्रदेश जो विश्व के हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं। इसके अलावा 13वां जो आपका चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 13वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक विसरण के बारे में, कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में 14वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ना है या निर्वंश के बारे में। मानव प्रजातियाँ किसे कहते हैं, मानव प्रजातियाँ कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, पूरा विस्तार से मैं प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मंगोलाइड प्रजाति से लेकर के और मतलब अफ्रीकन या निग्रोआइड तमाम प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उन सभी प्रजातियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो ह्यूमन रेसेस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मानव प्रजातियों के बारे में। इसके बाद में 15वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में, मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी मतलब पूरे के पूरे विश्व के जो कौन कौन से धर्म हैं उन धर्मों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो विश्व के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं उन धर्मों के बारे में जानने के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे 16वें चैप्टर में विश्व की भाषाई संरचना के बारे में। विश्व की भाषाई संरचना मतलब कि लैंग्वेज फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि भाषा के आधार पर किस तरीके से विश्व बटा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में 17वें चैप्टर में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो जनजातियाँ होती हैं और प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं, प्रजाति अलग है जनजाति अलग है, तो विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियों में जैसे मसाई जनजाति हो गई, ठीक है, ऐसे ही कई जनजाति हैं, मसाई जनजाति हो गई, पिग्मी हो गई, सेमांग जनजाति हो गई। ठीक है, ये सब जनजातियां हैं, बड़ी फेमस जनजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में हम चर्चा, बुशमैन जनजाति हो गई, खिरगीज हो गई। ठीक है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं परीक्षा में दबा करके, तो मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। एस्किमो जनजाति हो गई, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका, वो है भारतीय जनजातियाँ। भारतीय जनजातियों में मैं आपको बता दूं कि कई सारी जनजातियाँ भारत में पाई जाती हैं, तो उन सभी जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनजातियों की बात की जाए तो बेसिकली बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे कि जो है भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है निकोबारी, संटीली और उरांव, ठीक है, जारवा, ये तमाम प्रकार की जनजाति हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी में आप देखते हैं गारो, डफला, मतलब कि
नागा, लुसाई, कुकी, खासी तमाम प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में आप देखते हैं उड़ीसा और तमिलनाडु में खोंड, गोंड, जुआंग, सावरा, बड़गा, परजा, कनिक्कर तमाम प्रकार की जनजातियाँ हैं। सभी के बारे में आपको समझा दूंगा, एक चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें मैं जनजातियों के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडियन ट्राइब्स के बारे में हो गया आपका, तो चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। तो चूंकि जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल में प्रायोगिक भूगोल के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका पहला ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन प्रायोगिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रायोगिक प्रायोगिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, मानचित्र के बारे में पढ़ना, मानचित्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषता, वर्गीकरण मानचित्र के बारे में, यानी कि मैप मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन समझना है। दूसरे चैप्टर में आपको मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण समझना है, यानी कि जो है मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण ये दोनों समझना है आपको। इसके बाद में भौगोलिक आंकड़ों का जो है आरेखीय प्रदर्शन आपको देखना है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा मानचित्रण तकनीक, विषयगत मानचित्रण तकनीक के बारे में आपको जानना है। तो ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस प्रैक्टिकल आपको अपने कॉलेज में देना, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। बाकी अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पढ़ेंगे उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा। ये उतना ज़्यादा अगर ना ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे कॉलेज से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अगर आप किताब वगैरह लेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें वितरण मानचित्र, बिंदु सम्मान रेखा, वर्णमात्री विधि, ये सब क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद में जो है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के बारे में आपको समझना है। यहाँ से एक आध टॉपिक पर आपको लिखने के लिए असाइनमेंट वगैरह मिल जाएगा, प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं यहाँ से। तो ये आपको इतने चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समाजशास्त्र का सिलेबस आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज पढ़ना है उसमें आपको। शिक्षा शास्त्र में डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है। इसके अंदर प्राचीन इतिहास में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब सिलेबस मैंने डिस्कस कर दी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद।